हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 का। देखिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन है एक डिफरेंस यानी कि अंतर। यानी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पादपों के मध्य अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक साइड लेंगे अनावृत्तबीजी और दूसरी साइड हम लेंगे आवृत्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंतर तो यह है कि जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें कभी भी पुष्प जो होते हैं वो नहीं लगते हैं, यानी पुष्प जो होते हैं ये अब्सेंट होते हैं किसमें, अनावृत्तबीजी पादपों में। फिर आवृत्तबीजी पादपों में यदि आप जाएंगे तो आवृत्तबीजी पादपों में आपको हमेशा याद रखना है कि जीवन काल की किसी ना किसी स्टेज में इसमें फ्लावर यानी कि पुष्प अवश्य लगते हैं। इसीलिए आवृत्तबीजी पादपों को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। तो अनावृत्तबीजी पादप का पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यह है कि इनमें फ्लावर अब्सेंट होते हैं, कभी भी इनमें फ्लावर नहीं लगते हैं। और आवृत्तबीजी पादपों में स्पष्ट रूप से फ्लावर जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में जरूर लगते हैं। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो जनन अंग होते हैं वो शंकु में उत्पन्न होते हैं। अनावृत्तबीजी पादपों की यह विशेषता होती है कि इनमें जो जनन अंग होते हैं वो शंकु में उत्पन्न होते हैं। इनमें कोन बनते हैं यानी शंकु बनते हैं और शंकु से ही क्या उत्पन्न हो जाते हैं, जनन अंग जो होते हैं वो शंकु के रूप में पाए जाते हैं और शंकु से ही फिर क्या बनेगा, उसका बीज बनेगा। लेकिन आपको यहां पे याद रखना है कि इस प्रकार से इनमें किसी प्रकार से फ्लावर तो चूंकि पाया नहीं जाता है, तो इस प्रकार से इनमें जो शंकु होते हैं वही जनन में भाग लेते हैं। अब इसमें देखेंगे आवृत्तबीजी पादप में, तो आवृत्तबीजी पादपों में चूंकि फ्लावर पाए जाते हैं और पुष्प पर ही तो नर व मादा दोनों प्रकार के जनन अंग उपस्थित होते हैं, अर्थात आवृत्तबीजी पादपों में जो पुष्प होता है वो जनन अंग का काम करता है। यानी इनमें जनन अंग क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो जनन अंग होते हैं वो पुष्पों में बनते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए कि जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें जो बीजांड होते हैं ये प्रायः क्या होते हैं, नग्न होते हैं। कैसे होते हैं, ओव्यूल या बीजांड जो होते हैं नग्न होते हैं यानी कि नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब है कि नग्न, जिसके ऊपर कोई भी कवच या आवरण नहीं होता उसे हम कहते हैं नग्न। तो बीजांड जो होते हैं इनमें यानी जो ओव्यूल होते हैं वो नग्न अवस्था में हो रहते हैं, यानी बीजांड या ओव्यूल नग्न होते हैं, नेक्ड होते हैं। अर्थात इसके चारों ओर अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। तो देखिए जब बीजांड चूंकि नग्न अवस्था में है जिस कारण से इनके चारों ओर अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। और बीजांड हमेशा आपको याद रखना है कि यदि आवृत्तबीजी पादप है तो आवृत्तबीजी पादपों में जो बीजांड या ओव्यूल होते हैं उसके चारों ओर अंडाशय भित्ति पाई जाती है। और फिर अंडाशय की भित्ति से आपको याद रखना है कि फल भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फल भित्ति का निर्माण होता है। तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है और अंडाशय भित्ति से फल की भित्ति का निर्माण होता है। उसी प्रकार आपने देखा कि जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें अंडाशय पाया ही नहीं जाता है। तो जब अंडाशय नहीं पाया जाता है तो अंडाशय से फल नहीं बनेगा, जब अंडाशय होता तभी तो फल बनता है। तो जब अंडाशय ही नहीं है तो फल भी नहीं बनता। अब जब अंडाशय भित्ति भी नहीं है तो फल भित्ति भी नहीं बनेगी। अगला डिफरेंस समझिए यहाँ पे कि जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें दो महत्वपूर्ण क्रियाएं अनुपस्थित होती है। उसमें से एक प्रक्रिया है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन और दूसरी है त्रिक संलयन। त्रिक संलयन का मतलब होता है ट्रिपल फिजन। तो ट्रिपल फिजन और निषेचन जैसी क्रियाओं का अभाव होता है किसके अंदर, तो यह अभाव होता है अनावृत्तबीजी पादपों के अंदर। जबकि यदि हम बात करते हैं आवृत्तबीजी पादपों की तो इनमें स्पष्ट रूप से निषेचन की प्रक्रिया होती है एवं ट्रिपल फिजन यानी कि त्रिसंलयन भी होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्रियाएं जो कि केवल और केवल आवृत्तबीजी या एंजियोस्पर्म पादप के अंदर होती है। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि इनमें जो भ्रूणपोष होता है यानी जो एंडोस्पर्म होता है वो अगुणित होता है, हेप्लॉइड होता है। किसके अंदर, अनावृत्तबीजी पादपों के अंदर। तो अनावृत्तबीजी पादपों में आपको याद रखना है कि भ्रूणपोष कैसा होता है, अगुणित होता है तथा निषेचन के पहले बनता है।
यानी भ्रूणपोष का जितना निर्माण होना होता है सब निषेचन के पहले हो जाता है। निषेचन के बाद इनमें भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है और भ्रूणपोष ये एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जबकि आवृत्तबीजी पादपों की यदि हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार कि जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें भ्रूणपोष कैसा होता है। तो आवृत्तबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है ये हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है तथा निषेचन के बाद निर्मित होता है। यह भी याद रखना है कि निषेचन के बाद भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण या डेवलपमेंट होता है। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए क्या है कि जो परागण होता है, परागकण जो होते हैं, चूंकि परागण की प्रक्रिया में परागकण भाग लेते हैं, परागकण सीधे बीजांड से माइक्रोपाइल तक पहुंचते हैं। यह देखिए इंटरेस्टिंग चीज है। जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें जो परागकण या पोलन ग्रेन होते हैं ये सीधे ओव्यूल या बीजांड से कहां पहुंच जाते हैं, माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल का मतलब होता है बीजांड द्वार। तो इनमें परागकण सीधे बीजांड से माइक्रोपाइल तक पहुंच जाते हैं। जबकि यदि हम आवृत्तबीजी पादपों की बात करते हैं तो इसमें पहले परागण की क्रिया होती है और परागण की क्रिया के द्वारा फिर बाद में पराग नलिका का विकास होता है और पराग नलिका के माध्यम से ही परागकण जो होते हैं वो बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल तक पहुंचते हैं। आखिरी डिफरेंस आपको याद रखना है इनमें कि जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि आवृत्तबीजी पादपों में याद रखना है कि जाइलम में वेसल्स हमेशा पाए जाते हैं। तो यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पादपों के मध्य डिफरेंस या अंतर अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।